कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहे, नियमित तौर पे करते रहे। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। मैं फिर कह रहा हूं बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइएगा ज़रूर कि आप कैसे हैं। और जो मैं शनिवार को जो क्लास लिया था वो क्लास कैसी थी, आप उस क्लास के बारे में बताया नहीं, तो आप बताइएगा इस क्लास के बारे में जो आज मैं लेने चल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अंत में ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपनी क्लास पर। चलिए, पहला क्लास अच्छा ही था, दूसरा भी क्लास अच्छा रहेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ आंदोलन हुए थे। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ आंदोलन थे जो उसके बारे में चल रहा हूं बताने, तो ध्यान दीजिएगा। आंदोलन वो आंदोलन कौन कौन से थे? जैसे पहला चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और वही इपिको आंदोलन, वही आपका साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन। ये आंदोलन आपके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, अर्थात पर्यावरण से संबंधित है। ये आंदोलन, इतने आंदोलन हुए थे, और भी आंदोलन थे जो मैं यहाँ पर इतना लिखा हूँ। तो ये जो आंदोलन है इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था। तो चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड के कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? अगर मैं उत्तराखंड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी अवस्थिति कहाँ है, कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ कहाँ पर हुआ था या इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो यही उत्तराखंड एक जिला है। उत्तराखंड में जिला है जिसका नाम है चमोली जिला, जिसका क्या नाम है? चमोली जिला। और चमोली जिला में हुआ था, ये कब हुआ था? 1973 ईस्वी को इसका प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन को प्रारंभ कब किया गया था? 1973 ईस्वी को। अगर मैं इसकी विशेषता की मैं बात करूं, विशेषता इसकी क्या है? तो इसकी विशेषता यह थी कि इसमें जो महिलाएं थी पेड़ों को पकड़ करके चिपक करके खड़ी हो जाती थी। इसकी विशेषता यह थी कि जो महिलाएं थी, महिला इसमें चढ़ बढ़ करके भाग ली थी और महिला पेड़ों को पकड़ करके चिपक करके खड़ी हो जाती थी। तो इसकी विशेषता यही है कि जो महिलाएं थी, महिलाएं पेड़ों को पकड़ करके, पेड़ों को पकड़ कर या पकड़ करके खड़ी हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी, अर्थात कहने का मतलब चिपक कर खड़ी हो जाती थी, पकड़ कर खड़ी हो जाती थी, पेड़ों को चिपक कर खड़ी हो जाती थी। ठीक ना? और वही अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन थे, तो यहां मैं लिख रहा हूं पर्यावरणविद की मैं बात करूं तो पर्यावरणविद इसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन थे? तो वही नाम आता है आपका सुंदर लाल बहुगुणा,
आप ये चीज मत भूलिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें सुंदरलाल जो बहुगुणा थे इसमें सहकार्यकर्ता थे, सहकार्य करता, सहकार्यकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और वहीं इसमें आपके कामरेड गोविंद, कामरेड गोविंद सिंह रावत, और वहीं चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। और वहीं एक महिला थी जिसका नाम है गौरी देवी, जिनका नाम क्या है? गौरी देवी। इन लोगों ने मिल करके इस चिपको आंदोलन को क्या किया था? चलाया था। और यही चिपको आंदोलन जो था कब प्रारंभ हुआ था? 1973 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? चमोली जिला में प्रारंभ हुआ था। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसमें महिलाएं, इसकी विशेषता यह है कि इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ली थी और पेड़ों को क्या कर ली थी? चिपक करके खड़ी हो गई थी, जिससे काट नहीं ना पाए। और वहीं इसमें पूरा पर्यावरणविद जो कौन कौन से थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, मत भूलना इनको। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? सहकार्यकर्ता थे। और वहीं कामरेड संगमा सिंह रावत थे, और कामरेड गोविंद सिंह रावत थे। और वहीं चंडी प्रसाद जो थे यही मेन थे। प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। और चंडी प्रसाद भट्ट को इसके लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1982 ईस्वी को किया गया था। 1982 ईस्वी को किया गया था। और वहीं इस चिपको आंदोलन के लिए इनको सम्यक जीवन पुरस्कार से, सम्यक जीवित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? इनको किया गया था 1987 ईस्वी को किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैं इतना चीजें बता दिया हूँ चिपको आंदोलन के बारे में। और चिपको आंदोलन के बारे में इतनी चीज आप लोग जान लीजिए। और वहीं आइए हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की मैं बात कर लेता हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा जो बचाओ आंदोलन था, इस नर्मदा नदी पर, कौन सी? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी जो थी, नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय योजना के तहत इस पर एक डैम बनाया जा रहा था, बांध बनाया जा रहा था। और यह बांध जो बनाया जा रहा था, और ये बांध को ना बनाने के लिए बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मैं क्या कह रहा हूँ? कह ये रहा हूँ कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए आया था, नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय योजना के तहत एक बांध बनाया जा रहा था और उसको रोकने के लिए लोग अग्रसर थे। तो यह बांध जो था, ये जो नर्मदा जो यह बांध था, यह बांध कौन सा था? तो सरदार सरोवर था। सरदार सरोवर बांध को बनाया जा रहा था। और सरदार सरोवर किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। और इसका क्रियान्वयन अर्थात प्रारंभकर्ता कौन थे? प्रारंभ इसका 1961 ईस्वी में किया गया था। और कौन किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको किया गया था। और वहीं लाभान्वित जो लाभ लेने वाले राज्य थे, लाभ लेने वाले जो राज्य थे, वो आपका मध्य प्रदेश, MP,
वहीं दूसरा राजस्थान, वहीं तीसरा गुजरात। ये राज्य थे भारत के इतने। ठीक, तो आइए इफको आंदोलन के बारे में बताता हूँ। इफको आंदोलन जो था वो इफको आंदोलन कर्नाटक में चला था। कर्नाटक में आया था इफको आंदोलन। कहाँ पर आया था? कर्नाटक में आया था। और वही इसको प्रारंभ कहाँ पर किया गया था? कर्नाटक में प्रारंभ किया गया था। ठीक, और ये ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में, यह दक्षिण भारत का ऐसा आंदोलन था जिसको पेड़ की कटाई के लिए रोकने के लिए इसमें अग्रसर हुए थे दक्षिण भारत में। जैसे दक्षिण भारत अर्थात केरल में लिख, कर्नाटक में लिख दिया हूँ। तो आइए हम इसके बारे में साइलेंट वैली, जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली केरल कहाँ पर है? आप सब लोग जानते हैं, केरल में है। और केरल में एक नदी है जिसका नाम है, केरल में एक नदी है जिसका नाम क्या है, उसका मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ। उसका नाम है कुंती पूजा। और इसी कुंती पूजा पर क्या बनाया जा रहा था? एक डैम बनाया जा रहा था। और उस डैम को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक, अगर इतनी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं, टाइम नहीं है तो इसलिए आगे आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। मैं इसको साफ करने के लिए चल रहा हूँ, ठीक है? या आइए अभी अच्छा रहने देते हैं। आइए यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस तरफ, ठीक ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह के बारे में हम बताते हैं कि अंडमान जो द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ था? तो अराकान योमा, इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण जो हुआ था वो तृतीयक पर्वत श्रेणी, अराकान योमा से। आप ये मत भूलिएगा, अराकान योमा कतई मत भूलिएगा। अराकान योमा अर्थात पूछ लेगा अंडमान जो द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ था? तो अराकान योमा से हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, तृतीयक पर्वत श्रेणी। तो सर्वोच्च इसके शिखर की अगर मैं बात करूं, सर्वोच्च अगर शिखर की मैं बात करूं तो सर्वोच्च जो शिखर है वो सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक है। और सैंडल पीक की जो टोटल लंबाई है वो 732 मीटर है। अगर मैं सैंडल पीक की लंबाई की मैं बात करूं तो 732 मीटर है। 732 मीटर इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 732 मीटर है। और यही मैं अगर द्वीपों की अगर बात करूं, इसमें द्वीपों की संख्या की मैं बात करूं तो द्वीपों की संख्या कितनी है? लगभग 550 है। कितनी है? द्वीपों की संख्या कितनी है? लगभग 550। तो आप ये मत भूलिएगा कि अंडमान द्वीप समूह जो है, अंडमान द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ था? तृतीयक पर्वत श्रेणी से हुआ था। तृतीयक पर्वत श्रेणी के अराकान योमा से हुआ था। और वही इसकी जो सर्वोच्च श्रेणी है सैंडल पीक है। और सैंडल पीक की लंबाई कितनी है? 732 मीटर है। सैंडल पीक की लंबाई कितनी है? सैंडल पीक की कहाँ? अंडमान जो द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? सैंडल पीक। सैंडल पीक की लंबाई कितनी है? 732 मीटर है। और द्वीपों की संख्या कितनी है? 550 है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई है।
चलिए हम चलते हैं आपको बैरन द्वीप को लेकर, बैरन द्वीप पर लेकर के, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ठीक ना। जो बैरन द्वीप है, वो बैरन द्वीप की जो अवस्थिति है वो अंडमान सागर में है। कहां पर है? इसकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति कहां है? अंडमान सागर में है, अंडमान सागर। ध्यान दीजिएगा, बैरन द्वीप के बारे में पूछा जाता है कि बैरन द्वीप के बारे में या तो पूछ लेगा कि क्या है, पहली बात तो, और इसकी अवस्थिति कहां है। तो बैरन द्वीप कहां है? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में तो है। अब यह भारत का एकमात्र या दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया का और भारत का, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है, सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। और अंडमान सागर में एक और चीज स्थित है जिसका नाम है नारकोडम द्वीप। क्या है? अंडमान सागर में एक और चीज स्थित है जिसका नाम है नारकोडम द्वीप, नारकोडम द्वीप। और नारकोडम द्वीप जो है यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह एक प्रसुप्त। तो अर्थात नारकोडम द्वीप क्या है? नारकोडम द्वीप की अवस्थिति कहाँ है? अंडमान सागर में है, अंडमान सागर में है। तो अंडमान सागर में कौन सा? आपका बैरन द्वीप। अंडमान सागर में क्या? आपका नारकोडम द्वीप। यह क्या है? यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। और यह बैरन द्वीप क्या है? आपका सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया। आपको मैं काफी ढेर सारी बातें बता चुका हूं अब तक, काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं वही चीजें बता रहा हूं आपको। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। अब मैं आपको चलता हूं निकोबार द्वीप पर। निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च जो चोटी है या शिखर है, वो है माउंट थुलियर। आप सब लोगों ने जाना होगा माउंट थुलियर। ठीक, इसकी क्या है? माउंट थुलियर। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट थुलियर। और यही निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार में, निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार में, बड़ा निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इस चीज को मत भूलिएगा कि निकोबार द्वीप समूह में बड़ा निकोबार है। अब बड़ा निकोबार में ही एक भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस चीज को मत भूलिएगा। और अगर मैं बात करूं इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, द्वीपों की संख्या अगर मैं बात करूं तो इसमें द्वीपों की संख्या कुल टोटल 22 है। कितनी है? 22 है। इस चीज को आप कतई मत भूलिएगा।
इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक, आइए हम ऊर्जा की बात करता हूँ। नवीनतम ऊर्जा, नवीनतम या नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? पहली बात, नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान, जो प्रकृति या प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकृति प्रक्रिया के दौरान लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी हो सकती है? जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। वहीं जल ऊर्जा, जल ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। और वहीं तीसरा बायोगैस कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। और वहीं पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। कचरे से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, कचरे से प्राप्त होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। कचरे से प्राप्त होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। वहीं भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। वहीं ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी की सारी नवीकरणीय ऊर्जा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो प्रकृति प्रक्रिया के दौरान लगातार प्राप्त होने वाले। अब बताओ, सौर ऊर्जा से क्या, सौर ऊर्जा सूरज से क्या लगातार ऊर्जा नहीं मिलती है? मिलती है। क्या आप जल ऊर्जा से आप नहीं कर सकते हैं? जल डैम वगैरह बना करके लगातार ऊर्जा प्राप्त करिए। क्या आप बायोगैस से नहीं कर सकते हैं? पा सकते हैं। क्या आप पवन ऊर्जा से नहीं कर सकते? पवन ऊर्जा से भी आपको हर वक्त लगातार एनर्जी मिलती रहती है। तो ये सारी की सारी ऊर्जाएं कैसी हैं? नवीकरणीय ऊर्जा है। अगर मैं वही अनवीकरणीय ऊर्जा की मैं बात करूं, अनवीकरणीय ऊर्जा, अगर वही मैं अनवीकरणीय ऊर्जा की मैं बात करूं तो अनवीकरणीय ऊर्जा में जैसे आपका आता है कोयला हो गया। और वहीं दूसरे की अगर मैं बात करूं जैसे पेट्रोलियम। तीसरे की अगर मैं बात करूं जैसे आपका आता है परमाणु ऊर्जा। ये सारी की सारी आपकी कैसी ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। आपका और भी प्राकृतिक ऊर्जा, सेल ऊर्जा, ये सारी की सारी कैसी ऊर्जा है? आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको? आइए हम चलते हैं, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पर समझ में आएगा तो आप किसी तरीके से कर लीजिएगा, समझ में तो ऐसे आना चाहिए। चलिए यहाँ मैं बताता हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप सोचिए ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
इसके बारे में कतई मत सोचे कि ये कहीं मिस होना हो जाए, ये मिस होता ही नहीं। किसी ना किसी एग्जाम में, अगर एग्जाम है कोई अच्छा एग्जाम है, तो आप पैटर्न, आप उसको बनाया जाएगा, 4-5 भागों में विभक्त किया जाएगा, किसी ना किसी कहीं ना कहीं चीजों में पहुंच लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर चल रहा हूँ बताने के लिए, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात अगर करूँ, तो इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी को इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी को इसको किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। इसको राष्ट्रीयकरण अर्थात राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? 1982 ईस्वी किया गया था। इसकी स्थिति अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो ये कहाँ है? तो ये है आपका राजस्थान में एक भरतपुर जिला है। भरतपुर जिला कहाँ है? राजस्थान भरतपुर जिला में इसकी स्थिति है। अगर यही मैं बात करूं, इसको विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। विश्व प्राकृतिक धरोहर में, विश्व प्राकृतिक धरोहर कब शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी को। 1985 ईस्वी को इसको विश्व प्रकृति धरोहर में इसको शामिल किया गया था। और वहीं किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो ये यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया गया। और इसमें इस केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में या उद्यान में इसमें सर्दियों के समय एक साइबेरियन सारस का प्रवास होता है। क्या होता है? प्रवास होता है। साइबेरियन सारस का प्रवास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था? तो 1982 ईस्वी को मिला गया था। इसकी स्थिति है कहाँ? भरतपुर जिला है कहाँ? राजस्थान में। इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया था? 1985 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। आप मत भूलिएगा। और अगर मैं यूनेस्को की बात करूं, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। तो क्या मतलब होता है इसका? मैं यहां पर लिख दिया हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगर मैं बात करती इसके प्रारंभ, इसके इस वक्त इस जो प्रेजेंट टाइम में है, इसके जो प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो आंद्रे ओजले का आप लोग नाम सुने होंगे। आंद्रे ओजले, आंद्रे अजोल, ठीक, आंद्रे अजोल। और इसका मैं अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो पेरिस अर्थात कहां पर? फ्रांस में। तो यहां पर आपका ये चीज है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके मैं बारे में बता दिया, अर्थात केवड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया। तो इतनी चीजें आपको बारे में बता दिया, ये क्या था, कैसा नहीं था, कहाँ पर है, कैसा नहीं है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसके बारे में। तो आइए हम आपके इसके आगे चलते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। चलिए, जिम कॉर्बेट, राष्ट्रीय पार्क या उद्यान, मैं पार्क यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए, ठीक है ना। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे अगर मैं कह दूं, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का सबसे पहला या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भारत का पहला, ठीक ना, या भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना पार्क था, ये पार्क था। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 ईस्वी की गई थी। और तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। हैली नेशनल पार्क, तब इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। तो ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का इसे हम भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान या भारत का सबसे पुराना पार्क कह सकते हैं। और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी को की गई थी। 1936 ईस्वी की गई थी। इसका नाम तब क्या था? तो इसका नाम तब था हैली नेशनल पार्क। अगर मैं आज की मैं बात करूं तो इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। आज मैं अगर इसकी बात करूं आधुनिक नाम, तो आधुनिक नाम इसका है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क है। और अगर यह मैं बात करूं इसकी स्थिति कहां पर है, तो आप सब लोग जानते होंगे इसकी स्थिति कहां है? उत्तराखंड अर्थात नैनीताल जिला। और नैनीताल जिला है कहां? तो उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड में। लेकिन अगर मैं पहले की मैं बात करूं तो ये उत्तराखंड है। 2000 ईस्वी में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये तब पहले कहां पर था? आपका उत्तर प्रदेश में ही था। 2000 ईस्वी में आपका पृथक होकर के, किससे? उत्तर प्रदेश से। यह 13 जिलों के साथ पृथक होकर के एक अलग राज्य बना था उत्तराखंड। तो आधुनिक नाम अगर मैं बात करूं तो रामगंगा पार्क। और इसकी स्थिति कहां है? नैनीताल जिला में। नैनीताल जिला है कहां? आपका उत्तराखंड में है। आइए और इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह सबसे, इतनी चीजें आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, यह बहुत है। तो मैं यहाँ पर मैं बता दिया इसको 1936 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना,
कब स्थापना हुई थी? 1936 ईस्वी की हुई थी। तब उसका नाम क्या था? हेडे नेशनल पार्क था। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आधुनिक क्या नाम है? रामगंगा है। यह कहाँ है? इसकी अवस्थिति कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड अर्थात नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक। हाथी प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, इसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो हाथी प्रोजेक्ट 1992 ईस्वी को आया था। कब आया था? 1992 ईस्वी को आया था। आइए हम बात कर लेते हैं। और वन अनुसंधान वन अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थिति कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? अर्थात स्थिति की अगर मैं बात करूं तो देहरादून कहाँ पर है? देहरादून। तो इसकी वन अनुसंधान संस्थान की अवस्थिति कहाँ है? देहरादून। आप मत भूलिएगा इसके बारे में। देहरादून अर्थात उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड। ठीक। तो अनुसंधान संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूं अनुसंधान संस्थान की अवस्थिति कहाँ है? देहरादून में है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी को हुई थी। कतई मत भूलना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं। तो आइए और इसके बाद में चलते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं। IMO, ठीक ना। IMO की स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो हुई थी इसकी हुई थी 1948 ईस्वी को। 1948 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। अब अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है समुद्र से मतलब है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से इसका मतलब है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सही से, आप लोग सही से लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक ना। इसका ये पूरा नाम है। और यही इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जो है वो है आपका लंदन में। लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। और इसकी ये किस एजेंसी से बनाई गई थी? तो यह किस एजेंसी से बनाई गई थी? तो उसका नाम है, ये एजेंसी किस में आई थी या किससे बनाई गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, इसका गठन हुआ था। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। IMO की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। इसका मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है ये। अर्थात कहने का मतलब इसमें कई देश शामिल हैं, और इसमें कई देश शामिल होने के साथ साथ ये समुद्र में अपना संगठन करते हैं कि वहाँ समुद्र में क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर कौन कौन से लोग, मतलब जो विरोधी दल हैं वो आकर के क्या कर रहे हैं, वो ना आने पाए। ऐसे हैं कंडीशनें बहुत यहाँ पर। तो इसको हो गया, आप यहाँ इसको लिख लीजिए।
चलिए मैं इसको साफ करता हूँ, साफ नहीं यहाँ पर मैं बता देता हूँ अभी। आइए बात करते हैं बहुत ही जो महत्वपूर्ण है आर्टिकल 52, ठीक ना। आर्टिकल 52 की मैं बात करता हूँ क्योंकि आर्टिकल 52 काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी पेपर में पूछ चुका हूँ, इसलिए मैं बात करता हूँ। आर्टिकल 52 की अगर मैं बात करूँ तो यह आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देख रहे हो, राष्ट्रीय लिखा रहा है, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का संविधान आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 53 ये कहता है कि इस कार्यपालिका की शक्ति, संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अर्थात कहने का मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति के अंदर। राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? निहित होगी। यह संघ की कार्यपालिका जो शक्ति इसको मिली है, जो निहित है, वह कैसे करेगा? तो इसका उपयोग कैसे करेगा? स्वतः करेगा या संविधान के अनुसार करेगा? संविधान के अनुसार करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा तो ध्यान देना, ये मैं बता रहा हूं। तो आर्टिकल 53 ये बता रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति तो होगी। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर होगी, निहित होगी। लेकिन इसका उपयोग कैसे करेगा? स्वतः करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा या तो संविधान के अनुसार करेगा। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वही रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट।